घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर है आज देश में 91 सीटों पर, जो कि 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 91 सीटों पे मतदान हुआ है। कई लोग इसे बम्पर मतदान कह रहे हैं, कुछ जगहों पे रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन अमूमन जो वोट का प्रतिशत देखा जाए तो वो लगभग 54% से लेके 70 के आसपास, 75 के बीच में तक है। अभी भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं बता रहे हैं कि कुछ जगहों से अभी भी उन्हें तमाम तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही है। फिलहाल ये तो माना जा सकता है कि देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर जरूर लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया है। 46 सीटों पे कांग्रेस डिफेंड कर रही है। सबसे पहले देखते हैं एजेंडा क्या है। लोकसभा की 91 सीटों पर जमकर हुआ मतदान। बड़ा सवाल, बम्पर वोटिंग के क्या है मायने। हमारे साथ है फिरोज वक्त अहमद साहब हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ रमन मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। डॉक्टर पीके जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वोटिंग परसेंटेज, इसमें थोड़ी बढ़ोतरी है, कुछ चीज़ें हो सकती है तब्दीली, बहुत हल्की सी, बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। कुल मिला के डॉक्टर पीके जैन आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या इससे बम्पर वोटिंग जो लगातार हम इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वोटिंग को कैसे देखते हैं आप? किस तरह से इसको कहा जाए, किस तरह का रिकॉर्ड मतदान कह सकते हैं जी? किस तरह से इसको, जब हम लोग इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो 2-3 पहलू होते हैं। एक पहलू हमारा ये है कि कंपैरिजन करते हैं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ 2009 में, उस समय कितना वोटिंग हुआ था और आज कितना है, या तो हम लोग ये मान के चलें। अगर उस दृष्टि से देखें तो 2009 में, जहां तक मेरी जानकारी है और उस समय में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो 47% था, 47% था। दिल्ली की बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं फिलहाल, फिर मैं देश पर आऊंगा और दिल्ली से हम लोग और राज्यों पर भी धीरे धीरे जाएंगे। और इस बार जो कुल मिला के दिल्ली की हमारी वोटिंग है वो 64%, जो 1% अभी चुनाव आयुक्त ने कहा था कि 1% का उसमें इजाफा होने की उम्मीद है, वो 65% तक हो गई है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो 13-14% जो ज्यादा वोटिंग हुई है, 13% जो ज्यादा वोटिंग हुई है, या 8-9 के करीब बैठेगी, 10 के करीब बैठेगी, जो भी स्थितियां रहेगी, तो 10% वोटिंग का ज्यादा होना, बम्पर शब्द को कहना तो गलत होगा। बम्पर होता है 75% एंड अबव, अगर हो तो। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 70% के आसपास हुई है, कई क्षेत्रों में 75% हुई है, जम्मू के अंदर अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे। तो अगर हमने 60% या 64 एंड अबव को बम्पर कह दिया तो 75 को हम लोग क्या कहेंगे? तो मेरा यह मानना है कि ये बम्पर वोटिंग नहीं है। हाँ, लोग अच्छी मात्रा में निकल करके आए हैं बाहर और उन्होंने अपने मत का इजहार किया है, अपने गुस्से का इजहार किया है। गुस्से का या अपने मत का? गुस्सा भी आप कह रहे हैं, मत भी कह रहे हैं, इस पे भी कई सवाल उठ सकते हैं। जी। रमन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको किस तरह के मतदान कहा जाए? मॉडरेट, बम्पर, रिकॉर्ड या एवरेज? देखिए, अगर आप 2009 से इसको कंपेयर करते हैं तो मैं ये जरूर मानता हूं कि जो कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ और दूसरी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस जो हैं, उसके खिलाफ जो एक नकारात्मक भाव जो जनता में पैदा हो गया था, ये उस भाव कारण नहीं, इसको कैसे देखते हैं? कारण में तो बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मैं उसको एक पॉजिटिव मूव देखता हूं। एवरेज मतदान कहेंगे आप इसे, या कंपेयर टू 2009 मैं इसको एक अच्छा मूव देखता हूं। चलिए, एक बहुत अच्छा सकारात्मक प्रोग्रेसिंग। जी, किस शब्द से आप नवाजेंगे आज के मतदान को? औसत, बेहतर, रिकॉर्ड, बम्पर, कई तरह के शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं दिलीप भाई समझता हूं कि जिस तरह की वोटिंग पिछले इलेक्शंस में होती रही है जी, 2004, 2009, उससे पहले भी, बल्कि मैं 1991 से इसका अगर मुकाबला करूं तो मैं तो लफ्ज बम्पर ही इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, हमारे मित्रों में बात होती थी, लोग कहते अरे कौन जाएगा वोट डालने, कौन अपनी नींद और आराम खराब करेगा। लेकिन अब लोगों में इस बात का एहसास आ गया। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए कि बार बार जो उन्होंने लोगों पे जोर डाला
और ऐसे एडवर्टीजमेंट्स दिए टेलीविजन पे और सब जगह कि वोट डाल के आइए, ये आपका हक है, सबसे बड़ा हक है मैं समझता हूं। जिस तरह से आदमी अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाता है या आदमी लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए पढ़ने जाता है अपनी क्लास के लिए, उसी तरह से ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वोट डालना। तो मेरे ख्याल से ये बम्पर है। और एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि एक शेर है कि याद उस वक्त फकीरों को किया जाएगा, बात जब शाह के हाथों से निकल जाएगी। मैदान में दो फकीर हैं, एक तो चाय बेचने वाला मोदी और दूसरा फकीर हुआ है जो थप्पड़ खाने वाला केजरीवाल। इस वक्त दोनों वोटर्स के शाह हैं, चाहे जहां भी वो स्कोर करें, ठीक है। तो मैं समझता हूं बम्पर वोटिंग हुई है, मैं समझता हूं आप इसको बम्पर वोटिंग कहते हैं। हाँ, मैं मोदी और केजरीवाल की वजह से लोग कई सारे सवाल उठेंगे अभी फिरोज साहब, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सवाल इस बात का सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र, इसको किस तरह का वोटिंग माना जाए? औसत, बेहतर, बम्पर, रिकॉर्ड, तमाम तरह के शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बम्पर शब्द जो है वो अगर ये 80% होती तो फिर शायद डिक्शनरी के लिए हमको हमारे पास वर्ड नहीं रहता। लिहाजा ये जरूर माना जाए कि जो बात जैन साहब बता रहे हैं कि पिछले बार 47% हुआ है और अब कोई 64 या 65 के आसपास हुआ है, तो कोई 17% में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मेरा मानना है कि ये रिकॉर्ड है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से स्कूलों में, मीडिया ने, अखबारों में, एनजीओज ने और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स ने जो कैंपेन चलाई है, और दिल्ली के अलावा इस वक्त जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि ये इलेक्शन जो है, जो 2014 का इलेक्शन है, इस इलेक्शन की इंपॉर्टेंस लोगों को शायद समझ में आई है। लिहाजा बहुत सारे वो लोग जो नॉन पॉलिटिकल हुआ करते थे, आप कहते हैं, मैं उस पे इंपॉर्टेंस पे आऊंगा, आप इसको कैसे देखते, कैसे मतदान? मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर 65% मतदान जो है रिकॉर्ड मतदान हुआ है और ये बहुत अच्छा मतदान है जो अब तक का हुआ है। और महाराष्ट्र में जो अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के 54.13%, केरल में 75% मतदान, बिहार में 55% मतदान, जम्मू कश्मीर में 66 से ज्यादा फीसद लगभग, मध्य प्रदेश में 56 लगभग मतदान हुए हैं, और साउथ दिल्ली में 63%, नई दिल्ली में लगभग 66% के आसपास, वेस्ट दिल्ली में 66.4% के आसपास, ईस्ट दिल्ली में 64% मतदान हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 67% के आसपास मतदान है, चांदनी चौक में 65% है, दिल्ली में ओवरऑल दिल्ली में 64% से 65 के आंकड़े आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे जहां पे चुनाव मतदान आज हुए हैं, वहां पे लगभग 65% मतदान बताया जा रहा है। इसमें अभी थोड़ी तब्दीली होने की गुंजाइश है और जब आंकड़े आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। 11 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 91 सीट। अगर ये मतदान ज्यादा हुए हैं पहले से, पीके जैन साहब, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अब आप कारणों पे आए हैं तो कारण इसके बहुत ज्यादा हैं और मुझे लगता है हमारा 1 घंटे का ये कार्यक्रम कम पड़ जाएगा और इतिहास में भी जाना पड़ेगा। डेफिनेटली जब कारणों की हम लोग चर्चा करते हैं, कार्य कारण सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं, तो इतिहास भी बीच के अंदर आता है। हम सब ये जानते हैं, आज जैसे कि हमारी प्रियंका बहन कह रही थी, प्रियंका वाड्रा, मैं अपने सवाल को ठीक करता हूँ, 3 महत्वपूर्ण कारण मुझे बताइए। चलिए, मैं आपको 5 बताता हूँ कारण। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी की लहर है, पहली बात जी। और अगर मैं इतिहास में जाऊं, ये तो मैंने वर्तमान की बात करी, अगर मैं भूतकाल में जाऊं और इतिहास की चर्चा करूं, तो उसके अंदर जो घोटालों का जो इतिहास रहा और घोटालों की वो चर्चा, इस बार जो मीडिया का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने देखा अपने सामने, कि ग्रामीण एक इलाके में रहने वाला किसान और मजदूर के पास भी वो 2G स्पेक्ट्रम, उसको समझ में नहीं आता कि 2G क्या है, कोयले के अंदर किस प्रकार पैसा खाया गया। एक आम किसान, एक अनपढ़ आदमी या अपने खेतों में काम करने वाला आदमी, वो ये नहीं जानता ये सारी चीजें क्या हैं, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि कहीं पर सरकार ने पैसा खाया है। तो पैसा खाने का जो एक धारा सी बही और वो सूचना सब तक पहुंची, इसके अंदर लोग तैयार हो रहे थे। जब हमारे यहां पर खेल हो रहे थे, राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे, मैं जब से शुरुआत करता हूं उसकी, कि जब से वो शुरुआत, और इसका पूरा लाभ बीजेपी ने, जो कि उस समय प्रतिपक्ष था, इसने उसका लाभ उठाया। आप उस समय उग रही थी, जिसे हम लोग कहना चाहिए। दूसरी बात, आपने 3 पहलू कहे, दूसरा मैं आपको पहलू बता रहा हूं। आपने इस मुद्दे को पकड़ा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उछाला,
जिसके कारण वो सत्ता में भी आए, वो एक अलग इशू है जिसको मैं इस इशू पे नहीं मिलाऊंगा। तो मोदी की लहर भ्रष्टाचार, मोदी के अंदर देखिए, आप और मैं तो कभी मोदी को सुनने गए नहीं। आप सोच के देखिए, हम 5-6 लोग यहां पर बैठे हैं, क्या हम लोग कभी मोदी की सभा में उनको सुनने गए? हम कभी भी नहीं गए, कम से कम मैं तो कभी भी नहीं गया। हमने हमेशा उनको टेलीविजन के अंदर देखा। उनको जो सुनने वाला तबका था, गौर करिएगा मेरी बात पर, वो तबका वो था जो रोज कुआं खोदता है और पानी पीता है, जिसके अंदर अगर भी वो रोज काम न करे और वो अगर प्रभावित होता है, उसको अगर आलू नहीं मिल रहा, उसको अगर प्याज नहीं मिल रहा, उसको टमाटर नहीं मिल रहा, उसको ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। और हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर ये तीनों चीजें उसको नहीं मिली। तो जब जाकर के उसके पेट पर जब लात पड़ती है तो वो जागृत होता है। अभी आप पूरे इलेक्शन का मुझे बता रहे थे कि जगह जगह कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। अगर आप ये देखेंगे, वो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, यूपी में अगर जाके अगर आप देखें तो, कि हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने अपने उस गुस्से का इजहार किया है। और इजहार और वोटिंग, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं मोदी की लहर भ्रष्टाचार इशू है सबसे बड़ा, घोटाला इशू है, घोटाला दूसरा इशू है, और तीसरा मोदी की लहर है। उन्होंने इस चीज को भुनाया है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण मैं इस चीज के, जिसके कारण लोग मतदान करने के लिए ज्यादा संख्या में आए। उन्होंने कहा कि इनको तो हमको हटाना है, इनको हटाना। आप ये चाहे काला कुत्ता आ जाए जी, इस शब्द में आप गौर करिएगा, मैं इसको आप अन्यथा ना लें इस शब्द को, कि चाहे काला कुत्ता आ जाए लेकिन ये ना आए। मतलब एक वो गुस्सा जो रहा, और वो गुस्सा हमने दिल्ली के इलेक्शंस में भी देखा, राजस्थान के इलेक्शन में देखा, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में देखा कि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिल रही है राजस्थान में। लोग भ्रष्टाचार से इतने त्रस्त हैं कि लोग भ्रष्टाचार करने वालों को सबक सिखाते हैं। और वो सबक उन्होंने आपके माध्यम से सीखा है। मैं आपको इस चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन मुझे लाना पड़ेगा। और आपको इस तरीके से 28 सीटें मिल भी गई, लेकिन चूंकि वो सत्ता को नहीं संभाल सके, तो अब कुल मिलाकर जो मुझे लगता है, ये नहीं कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं या क्या, लेकिन इस जो बंपर वोटिंग, जो सो कॉल्ड बंपर, मैं इसको मॉडरेट कहूंगा, मैं इसको मॉडरेट कहूंगा, उस वोटिंग का लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलने जा रहा है। और आप जो है वो वोट कटवा से अधिक और कुछ साबित नहीं होने वाले। एक आध सीटें जो, जैसा कि अभी इधर उधर से हमको सूचनाएं आ रही हैं कि उनको वो अलग इशू है। भ्रष्टाचार और मोदी की लहर के अलावा आपको कोई कारण लग रहा है कि, देखिए, आप इसको एक होलिस्टिक टर्म में लेकर आप बोल दें तो बहुत एक अतिशोक्ति होगी इस पूरे कैंपेन के ऊपर। मोदी जी, मैं शुरू करता हूं। मोदी जी का जो कैंपेन था, सबसे पहले उन्होंने शुरू ये करा कि आप अपना वोट बनवाइए। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था। उन्होंने जनता से, युवा से, बुजुर्ग से, जो विस्थापित थे, उनसे सबसे एक ही चीज पहले गुहार लगाई कि आप अपना वोट लगाइए, मतदाता बनिए जी। अगर भाग्य विधाता बनना है भारत का तो मतदाता बनिए। चलिए, तो सबसे बड़ा पहला कैंपेन वो था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ, जैसे कि हमारा अलग अलग प्रकोष्ठ हैं पार्टी के अंदर, हमने बहुत सारी तकनीकी प्रौद्योगिकी से हमने बहुत सारी एप्स बनाई, हमने बहुत सारा चीजें करी। प्रचार प्रसार किया आपने? नहीं, प्रचार प्रसार नहीं, हमने सहूलियत पहुंचाई। हमने यहां तक कर दिया था कि आप अपने मोबाइल फोन से फॉर्म 6 भर के इलेक्शन कमीशन को भेज सकते थे। तो इससे भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया। आपने तकनीकी का इस्तेमाल, आपने नए मतदाता बनाए, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी जी, चलिए। उसके अलावा हमने जो इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, 2009 से आज तक हमने, चाहे वो जनचेतना यात्रा अडवाणी जी ने निकाली हो या मोदी जी की रैलीज हो, उनमें उसको जनता को एक एक जाके बताया कि हुआ क्या है भारत के साथ। भ्रष्टाचार के बारे में प्रचार लोगों तक आपने पहुंचा जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल सारा, बहुत कुछ मीडिया के लोग और कुछ बुद्धिजीवी लोग उठाते थे कि क्या मोदी जी की रैली में उमड़ने वाली भीड़ वोट देने जाएगी जी। तो उसका भी कुछ हद तक जवाब उन्हें आज मिल गया होगा। चलिए, उसके अलावा दिल्ली और आसपास की जनता का अगर मैं बात करूं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर का रीजन जो है जी। वो उसने 2013 में एक ऑप्शन देखी और उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन उसके फेलियर से वो बहुत ही अंदर से मायूस हो गए। तो ये उसका भी लोग ज्यादा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विरोध में जो उसके अलावा है, एक और बहुत बड़ा रीजन जी, जो ये निरंतर एक बाजार, मैं बाजार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाजार और उद्योग मोदी जी के खिलाफ पर्सनलाइज अटैक करने में लगाया हुआ था जी। ये उसकी भी देन है
कि लोग उसके विरोध करते हुए वोट दे रहे हैं और अपना हक जो है और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। फिरोज वक्त साहब, ज्यादा मतदान इसलिए हुआ, आपने दोनों हमारे मेहमान को सुना, क्या इसके अलावा भी कोई कारण आप देखते हैं ज्यादा मतदान का, या इन कारणों में कोई ऐसे कारण जिन्हें आप लगता है नहीं ये कोई कारण नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात का सिरा जो है डॉक्टर पीके जैन से आगे लेके जाऊंगा। उन्होंने घोटालों की बात की, पैसा खाने वाली की धारा की बात की, तो मुझे याद आ रहा है, शेर है कि इस देश की परवाह है किसी को भी नहीं, इस पेड़ से फल लोग चुराने में लगे हैं। पब्लिक को ये बात सब वाजे हो गई थी, सब सामने आ गई थी, जो उसने बड़ी टैग वाली पार्टियों को अब तक झेला है जी। तो सबसे बड़ा कारण तो देखिए यही था कि मतलब ये जो अकाउंटेबल लोग थे, जो पार्लियामेंट में लोग थे, जो विधानसभा में लोग थे या कॉरपोरेशन में लोग थे, जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक के सर्वर होते हैं, उनके सेवादार होते हैं, वहां से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा कारण यह था। और लोग देखते थे कि हम इनको वोट देते हैं और ये अपने उसके बाद फिर ये मजे करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है। और उससे भी बड़ा कारण यह है कि देखिए ये जो अवस्था थी, पूरी व्यवस्था थी टॉप टू बॉटम, आवा का आवा ही बिगड़ गया था और इतनी ज्यादा लोग जो है परेशान हो गए थे कि एक विकल्प उन्हें चाहिए था। अब इससे पहले लोग ये करते थे, कांग्रेस को ले आए, कांग्रेस बहुत दिन राज में रही, 60-65 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद फिर कांग्रेस से काम नहीं हुआ तो बीजेपी को ले आए, इंदिरा गांधी तक को राजनारायण ने हरा दिया था। अब ये दोनों ही भ्रष्ट हो गए, लोग इनसे बहुत परेशान हुए। तो विकल्प जो आपने दिल्ली में देखा, मैं समझता हूं कि जैसे डॉक्टर जैन कह रहे थे, पता नहीं है आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं, शायद आप भी कह रहे थे, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी इज देयर टू स्टे और इनकी अच्छी सीटें भी आएंगी। जैसे सर भाग क्यों गए आप सर भाग क्यों गए बीच में? ऐसा मत करिए। एक आशा एक उम्मीद बनी थी आपसे, भागे क्यों? मेरा निवेदन ये है आपसे, अगर आप रहते हो दिल्ली और हरियाणा तक सीमित रहते हैं तो ये स्थितियां ना आती। जवाब दे रहा हूँ, भागा कोई नहीं। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। अरविंद अपने घर पे C223 तिलक लेन में आज भी मौजूद, और वाराणसी जाते हैं लेने के लिए, दिल्ली वाला क्या समझेगा? कल भी परसों भी थे। और चक्कर ये भागे नहीं है, कैसी बातें करते हैं, भागे नहीं है, मतलब यहाँ करके दिखाते कुछ। कांग्रेस और भाजपा जो है ना, कांग्रेस और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। यही कारण हमारी भी बंधी थी, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया। मैं बात पूरी करता हूँ, सुनिए, एक लाइन कह के दिलीप भाई, एक लाइन कह के बात पूरी कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। बातें करें, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि मेरा जो सवाल था कि जो लोग ज्यादा संख्या में मतदान करने आए हैं, उस पर डॉक्टर जैन ने, रमन मलिक साहब ने जो बात कही, उसके एडिशनल आपको कोई कारण लगता है कि लोग ज्यादा संख्या में? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग को देख चुके थे, इसलिए ज्यादा संख्या में लोग आए हैं वोट करने के लिए दिल्ली में। लेकिन बाकी कई जगह 91 सीटें हैं, वहां पे अगर हम देखते हैं तो 91 सीटों में कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि आपके उम्मीदवार भी नहीं है, कई ऐसे सीटें हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपको मैं आपका परिप्रेक्ष्य में आपका समझ गया। देखिए दिलीप भाई, क्या है कि एक जो सबसे बड़ा कारण है, ये सब जितने भी स्कैम वगैरह हुए, उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल। आज भी ठीक है, लोग कहते रहे भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज भी आप बात करेंगे दिल्ली में, एनसीआर में और दिल्ली से बाहर निकल के, आज भी लोग कहते हैं इसको हम एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा गवर्नेंस होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए भाई नहीं, उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली को भूल जाइए, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए। लोग अब ये कहते हैं कि अब हम भी चाहते हैं मसीहाई फैसला, झूठी तसल्लियों से बीमार हो गए। लोग सेहतमंद गवर्नेंस चाहते हैं, जो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं। पुष्पेंद्र, इन दो बातें कही गई है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण आप देखते हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसको मैं समझता हूं कि उसको नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली का चुनाव आप कह सकते हैं कि आप पार्टी का 49 दिन का जो रूल था, उसमें लोगों में नाराजगी थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, महंगाई और वगैरह वगैरह की नाराजगी थी। इस चुनाव के अंदर यहां समझ में आता है कि लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा और बढ़ा और जिनके ऊपर उन्होंने दांव लगाया, उनका दांव फेल हुआ और वो जिन हालात में सरकार छोड़ के चले गए, वो और तमाम बातें कहीं पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा 10 सीटें ऐसी भी हैं जो
उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी में हुई हैं। और वो तमाम सारे वो इलाके हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, ये वो जगह है जहां 42 से 40-45 मुसलमानों की परसेंटेज है। इन 10 सीटों पे कम से कम मैं कह सकता हूं कि कोई न तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, न कोई महंगाई की बात कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों के अंदर किसी ने बदले की बात की, किसी ने मोदी के टुकड़े करने की बात की, किसी ने उसको गुंडा कहा, किसी ने कहा कारगिल जो युद्ध था वो मुसलमानों ने लड़ा था, हिंदुओं ने नहीं लड़ा था। इस 3-4 दिन के अंदर कम से कम वेस्टर्न यूपी की इन 10 सीटों के ऊपर जो परसेंटेज बढ़ा है, और जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, संजीव बालियान का नाम दंगों में आया, वो भी कैंडिडेट हैं। हुकुम सिंह का नाम दंगों में आया, वो भी कैंडिडेट हैं। कादिर राणा का नाम सिर्फ आया, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो बात भी लोगों ने देखी। मुलायम सिंह ने एक तरफा टेलीविजन पे खड़े होकर के मुसलमानों को जो इमदाद और राहत देने की बात की, वो भी सबने देखा। उसी इमदाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह की सरकार को झाड़ लगाई, वो भी देखा। इन दंगों के सिलसिले में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, वो भी लोगों ने देखा। तो मैं समझता हूं कि वेस्टर्न यूपी की 10 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, न उसमें करप्शन है, न महंगाई है, न कोई और चीज है। तमाम चीजें जो नॉर्मल थी, आजम खान जैसे लोग, कादिर राणा जैसे लोग, बदले की बात कहने वाले लोग, इसके प्रति लोगों में गुस्सा था और उस गुस्से को इजहार करने के लिए लोग ज्यादा परसेंटेज में आए। और यहां का जो अब तक का रुझान मिलता है, उसमें ऐसा लगता है कि इस 91 सीटों में से जो 91 सीटों जिस पे आज वोटिंग हुई है, उसमें पिछले 2009 का अगर हम आंकड़ा देखें तो मात्र 46 सीटें कांग्रेस के पास थी और 14 सीटें बीजेपी के पास थी। आज के आंकड़े से लगता है कि यह पूरा पलटेगा। चलिए, मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह अहम सवाल इसलिए है कि लोगों ने देश में लगातार गठबंधन की सरकारें देखी है, और जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हुए सुना गया कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती है। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ती गई, तो लोगों को क्या आपको लगता है, ये सवाल है मेरा। और लोगों ने देखा 49 दिन में एक सरकार दिल्ली में बनाई गई और वो सरकार चली गई। बड़ी उम्मीद से लोगों ने सरकार बनाई थी। उसका कारण एक और भी था, उसमें देखा दिल्ली में कि किसी भी पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी को, ना बीजेपी को, किसी को डिसाइसिव मैंडेट नहीं मिला था। आप सबसे मेरा सवाल है, डॉक्टर पी के जैन, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या लोगों ने तय कर लिया है देश में कि अब इस बार एक डिसाइसिव मैंडेट देना है, चाहे किसी भी दल को दे, किसी भी गठबंधन को दे? क्या लोग इस तरह के गठबंधन से उब चुके हैं जहां पर कि एक दूसरे पे लोग आरोप लगा करके या उसके ऊपर ठीकरा फोड़ करके लोग आगे निकल जाते हैं? तो आपको लगता है कि क्या लोग डिसाइसिव मैंडेट की तरफ देश में बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके ना दो पहलू ये जो, हाँ बिल्कुल, आप मैं आपकी बात समझ रहा हूं जी, कि लोगों के मन में ये है कि भैया अब ये बहुत हो गया, ये बहुदलीय सरकारें बहुत हो गई, अब हम एक दल को लाएं ताकि 5 साल वो कुछ काम करे। ये आपका एक मूल रूप से एक प्रश्न है। डिसाइसिव वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एक जना आ जाए, जो भी आए एक जना आए, सरकार बने, जो ये नहीं कि गठबंधन की मजबूरी के कारण बिल्कुल ठीक, महंगाई बढ़ गई, गठबंधन की मजबूरी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई, तो वो गठबंधन कारणों का ढूंढे, वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक जने की रहे, खुद उसकी रहे जो सत्ता में हो, जिसको आप वोट दे रहे हैं। ये बात एक चर्चा के रूप में पिछले दिनों आई है, और निसंदेह लोगों के अंदर ये कि अब हम थक चुके हैं, कांग्रेस को हटाओ और एक बार बीजेपी को मौका देकर के देखो। अब की बार हमारी सरकार, मोदी सरकार, ये एक नारा इन लोगों ने लगाया है। ये नारे को छोड़ दीजिए, पुष्पेंद्र जी की बात को जो इन्होंने अभी पहले में कही थी, मैं यहां पर उसको जोड़ना चाहूंगा। एक ना अंडर करंट चलता है, आपका जो प्रश्न है ना वो एक अंतरधारा जिसे कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये लोग नेता लोग कर रहे हैं। गौर करें, अगर कादिर राणा खड़े होकर कुछ कहता है या आजम खान कुछ खड़े होकर, वो एक नेता कह रहा है लोगों से, क्या लोग उस बात को कितना समझ रहे हैं और समझ के कितना वोट दे रहे हैं, ये निर्णय मेरा है। अगर मेरे सामने मुलायम सिंह खड़े होकर कुछ कहता है, मैं उनको सुन रहा हूं, मैं उससे सहमत हूं या नहीं हूं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय वोट करता है। तो मैं यहां पर पुष्पेंद्र जी की बात पे कहना चाहूंगा, एक अंतरधारा बह रही है कि एक ही सरकार आनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के बाद, कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो ये ना कहे कि भाई मुलायम सिंह ने या बहन मायावती ने के कारण ऐसा हो रहा है, हम तो ये लाना चाह रहे हैं, वो हमें बजट के अंदर ये चीज लाने नहीं देते। हाँ, अब एक कारण रहेगा, यही एक पार्टी सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही सवाल, मैं इसलिए डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट के लिए
फिरोज साहब से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली में 49 दिन में उन्होंने 100 बार ये कहा होगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है फिरोज साहब? वो तो बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे भाई, वो एक अलग बात है, शहीद कैसे हो जाऊं। वो तो लोगों में मैसेज यही गया कि अब स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि ये जो लोग सरकार बनाने से जिसके ऊपर आरोप लगता है भाग रहे हैं, उनको आप ऐसी सरकार, मजबूत सरकार दे कि वो आपके लिए काम कर पाए, बहाना बना के निकलना पाए। ऐसा है, देखिए दिलीप भाई जी, पहले मैं एक टिप्पणी करना चाह रहा था लेकिन बीच में बोलना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं खामोश रहा। जो बात पुष्पेंद्र भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो 10 सीटों की इन्होंने बात करी, देखिए कोई पार्टी करती है हिंदुओं की राजनीति, कोई पार्टी कर रही है मुसलमानों की राजनीति, जो कि कानून के खिलाफ है। हमारा जो कानून है सेक्युलर है, हम सब, कानून हमारा कहता है सब साथ मिलकर सवाल का जो बात है हिंदुओं की और मुसलमानों की, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई इंडिया कार्ड लेके चल रहा है तो वो हम लोग लेके चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी ठीक है। आप अपने पार्टी के बारे में कह लें, मैं इससे बड़ा मजाक हो सकता है? आप इंडिया कार्ड लेके चल रहे हैं, जगह जगह जाकर के बुला रहे हैं आप लोगों को। आपकी बात पे आ रहा हूं। आपने ये कहा और ये सारा हिंदुस्तान ये कह रहा है, हमें सुनने को मिलता है कि जी मतलब ये 49 दिन करके और भाग गए कि इनको राज नहीं चलाना था। मैंने वो नहीं कहा। मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते रहे कि दिल्ली की जनता से कि हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं होने के कारण हम वो चीज जो करना चाहते थे वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और उसी तरह से वो गए भी। तो मेरा यह सवाल है कि क्या लोगों के मन में अब ये सवाल का जवाब यह है कि आप किसी भी को बहाना बनाने का, किसी नेता को, किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को आप ये बहाना बनाने का मौका मत दो, आप मतदान करो, इसलिए ज्यादा संख्या में मतदान करने आए। बिल्कुल दिलीप जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए ऐसा है जी कि अगर पूरा ये समझिए कि मैंडेट या तो भाजपा को मिल जाता या आम आदमी को मिल जाता, ये समस्या नहीं होती ना, ये सब राजनीति इस तरह से टर्न लेती। लेकिन अब दिल्ली के लोगों ने, क्या मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक मन बना लिया है। जो आंकड़े आए हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, मैं समझता हूं कि अब दिल्ली में जब इलेक्शन होगा तो रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये भागने वागने का कोई चक्कर नहीं। आज भी दिल्ली में ये आम आदमी आप ये कहते हैं कि लोग ये सोच रहे हैं, पोस्टमैन ये बात कहता है, सरकारी ऑफिसर ये बात कहता है कि इसको बेचारे को, अरविंद को तो मौका ही नहीं। और सवाल है, मौका मिलेगा दिलीप, मौका मिलेगा, 40 से 45 में दोबारा आएंगी आम आदमी की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो फिरोज भाई बात कह रहे हैं वो दिल्ली की असेंबली का चुनाव जब होगा तब लागू होगी, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव है। जो बात आपने कहा कि गठबंधन सरकारों के चलते इस देश में किस तरीके की अराजकता फैली हुई है, 2G के ऊपर एक पार्टी के लोग शामिल हों, वो ब्लैकमेल करे, प्रधानमंत्री कहे कि मैं गठबंधन से मजबूर हूं, और 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चलते डीएमके के दबाव में भारत सरकार की विदेश नीति नतमस्तक हो जाए उसके सामने, क्योंकि उनको सरकार चलानी थी। आप ट्रेंड देखें, पिछले दिनों पंजाब के अंदर लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया, उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तो उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत दिया, एमपी, राजस्थान, सब जगह पूर्ण बहुमत दिया। इससे अब लोगों को, नरेंद्र मोदी को भी पूर्ण बहुमत दिया, इसलिए पूर्ण बहुमत दिया कि किसी को भी ये, वो जनता ये नहीं छोड़ना चाहती कि मोदी 15 साल के बाद ये कहें कि साहब मैं इसलिए नहीं कर पाया। शीला दीक्षित को लगातार 15 साल जिताया और उसके बाद कहा कि आप जो दिल चाहे करें, लेकिन जो दिल चाहे का मतलब करप्शन नहीं होता। उसी 15 साल के बाद उसको उखाड़ फेंका। लेकिन जो दिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस दिल्ली के एक्सपेरिमेंट के चलते मैं समझता हूं कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोग उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस हैं। दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके का भुक्तभोगी दिल्ली के समाज को, दिल्ली की जनता को झेलना पड़ा कि एक पार्टी को 28 दे दिए, एक को 8 दे दिए, एक को 32 दे दिए। अब तीनों लोग जो है चौराहे पे खड़े हुए हैं। वो कहता है हमारे पास नहीं, वो कहता है हम बनाना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि दिल्ली के एक्सपीरियंस से लोग आहत हैं। इसके चलते लोकसभा के चुनाव में भी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बहुमत देने की कोशिश होगी जी, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, चाहे कोई क्षेत्र, उसको पूर्ण हो, उसके पास कोई लॉजिक नहीं छोड़ेंगे, वो उसके पास कोई ऐसी बात नहीं छोड़ेंगे। वो के साहब देखिए इस वजह से नहीं हुआ जो बात आज आम पार्टी के लोग लगातार यहां मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए कहना चाहूंगा जी कि अगर हम दिल्ली या राज्यों की तुलना करें कि जहां पर राज्यों को पूर्ण बहुमत लोगों को मिला, लोगों ने दिया लोकसभा चुनाव के बारे में, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो वही विषय अलग होता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर
ये कहा जा रहा है कि 40 सीटों में से ममता अधिकतम लेके जाएंगी। राज्यों की स्थिति और लोकसभा की स्थिति अलग अलग होती है। लोकसभा के अंदर उस राज्य का जो क्षेत्रीय दल है वो प्रभावित होता है। देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई और दल नहीं है, 3 दल हैं, लेकिन वो एक दल पश्चिम बंगाल में क्या काम कर रहा है, डीएमके, अन्ना डीएमके साउथ में क्या काम कर रही है, उसकी सीट्स प्रभावित करती हैं देश को। नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं समझ गया। अब उड़ीसा में बीजू पटनायक ने क्या करा है, अब वहां के लोग जो है वो ये समझेंगे, अगर वो समझे तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को दें, लेकिन एक दल को वोट दें। लेकिन बीजू पटनायक की जो स्मृतियां, जो छवि उनके दिमाग के अंदर बैठी हुई है, वो भी वोट को प्रभावित करती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें तो सवाल ये भी है कि बीजू जनता दल को वोट देने के बाद लोगों को पता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दूसरी होती है, इसलिए चलती नहीं है। रोज तीसरे दिन लेके आप देखिए 14 क्षेत्रीय दल हम करें क्या? यही कंट्रडिक्शन यही तो रो रहे हैं। केरला को ले लीजिए, वहां पे यूडीएफ या एलडीएफ उनके साथ भी मसला है, ये मामला है। प्रोबेबिलिटी, मैं कुछ दिन पहले केरला में था, तो मैं समझता हूं वहां पे यूडीएफ जो है नंबर 1 पार्टी होने जा रही है। सवाल दूसरा मैं कह रहा हूं, कांग्रेस राज्य लेके जाएगी वहां। फिरोज साहब, जी कौन कितनी सीटें किन्हें मिलना है, ये तो उस पर भी हम आएंगे। आज 91 सीटों में 46 सीट पे कांग्रेस डिफेंड कर रही है, यानी कांग्रेस उस पे आज वहां कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस, तो मैं उस पे जाऊं, उस पे मैं आऊंगा। लेकिन रमन साहब, ये जो तमाम चीजें दिख रही है, एक साफ सुथरे तौर पे एक बात बहुत साफ दिख रहा है कि ये निगेटिव, देखिए जो है लोग जो हैं कांग्रेस को सबक देना चाहती है, या लोग जो हैं वो त्रस्त है महंगाई से, या लोग जो है भ्रष्टाचार को देखकर उसी का पूरा आपको चित्रण देता हूं कि एक जनता बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखा चुकी है और समझा रही है हर एक राजनीतिक दल को कि अब आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर नहीं दोगे अकाउंटेबिलिटी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है। दूसरी चीज, जैसे पुष्पेंद्र जी वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे थे, मैं ये मानता हूं कि क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या अपना करनियां करते हैं, उसकी भी गणना और उसका लेखा जोखा जो है वो सरकार को, जो वहां की स्थायी सरकार है राज्य की, उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम आगे जाएं कि आज की डेट में लोगों ने ये एक मत बना लिया है कि आप जो मर्जी कर लें, आप कुछ भी कर लें। ये एक बहुत पुरानी नेपोलियन की सेइंग थी कि वो बोलते थे कि अ लीडर इज अ डीलर इन होप। हमको वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। लीडर वही है जो उम्मीद की किरण दे सकता है, जो इस टाइम कि इस वक्त नरेंद्र मोदी डीलर हैं या लीडर हैं? लीडर हैं। अ लीडर इज अ डीलर इन होप। अब जहां तक बख्श साहब कुछ चीजें फरमाई उन्होंने, मैं उनका 2 छोटी चीज जवाब दे दूंगा कि एक जो बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने बोला वो कम्युनल चीजों पे नहीं, वो करप्शन पे कर रहे हैं, ये इनके नेता सुप्रीमो जो हैं उन्होंने बोला कि, और जहां बोला वो भी पता है सबको, दुनिया जहान को, कि उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए कम्युनलिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो कैसे बोला, कहां बोला, वो पूरी दुनिया जान चुकी है। इसमें आपके पास है क्या? आपने इस टाइम जो आम आदमी पार्टी है उसका इलेक्शन लड़ने का सिर्फ एक मुद्दा है कि वो 5% वोट लेके एक राज्य का, एक राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो मिल जाए, ताकि वो जो राष्ट्रीय दल को सहूलियतें दी जाती हैं वो उसको एंजॉय कर सके। ये जहां तक एक मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज, जो लास्ट चीज है जहां तक हम ये बात कर रहे थे इलेक्शन और इलेक्शन की परसेंटेज है, वो मैं ये आपको एक चीज, मेरा अनुभव जो है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको। वोट देने वाली 75% जनता जो है वो 6 महीने पहले अपना दिमाग बना लेती है कि उसने कहां वोट देना है जी। उसके अलावा कोई
45 से 60 दिन में लोग जो है कोई 15 से 17% वो तब बनाते हैं, और आखिरी 10 दिन में कोई 6 से 8% बनाते हैं। चलिए, तो एक मतदान जो करने का एक विचार है जी, वो ओवरऑल ठीक है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आएंगे, आपको बताएंगे कि कितने सीटों पे, जो 91 सीटें हैं उसमें कौन कितनी सीटों पे कहां है, और जब आज का जो मतदान हुआ है वो इस जगह पे जो परिणाम 2009 के थे वो 14 में वही होंगे या बदलेंगे, तो किसके पक्ष में और कितना बदल जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद।